शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जिसके परिवार ने 87 साल देश की जनता के दिल पर राज किया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैं शायर तो नहीं तो आपको याद आएगा 21 साल का लवर बॉय। अगर मैं आपको याद दिलाऊं बचना है हसीनों, तो आपको याद आएगा डांस और रोमांस का एक सुपर हीरो, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 2 साल के बच्चे के तौर पर रोल किया था और फिर बाद में 90 साल के दादाजी का किरदार निभाया। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया। प्लीज वेलकम रोमांस की दुनिया के सुपरस्टार, वन एंड ओनली ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के इस मुकदमे पर आज जनता की तरफ से जज हैं नफीसा अली। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज नफीसा अली की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। इजाजत है, कार्रवाई शुरू की जाए। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम ऋषि कपूर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार ऋषि कपूर पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने चाहने वालों को निराश किया। ऋषि जी, रोमांटिक हीरो के तौर पर आपको जनता ने बहुत प्यार दिया। 25 साल नॉन स्टॉप लोगों ने आपको प्यार दिया। लोग सोचते थे भी 4-5 साल और चल सकते हैं, आपने बीच में छोड़ दिया। क्या करे, बदन ने छोड़ दिया हमारा साथ। ऐसा है कि रजत बाबू, हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मेरी पत्नी नीतू ने भी कहा मुझसे और मैंने अपने आप से भी कहा कि मुझे बोरियत हो रही है फिल्मों में। मैं सिर्फ जर्सी पहन के ऊटी स्विट्जरलैंड जाके सिर्फ गाना गा रहा था, पेड़ों के इर्द गिर्द हीरोइन के साथ सिर्फ भाग ही रहा था। हाँ, पैसे बना रहा था, लेकिन एक्टिंग का जो मुझे शौक़ था वो मुझे कोई ऐसे रोल्स मिल नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब वो बच्चे नए भी आ गए थे, सलमान, शाहरुख, आमिर। ये सन 96-97 की बात कर रहा हूँ, 98 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वॉलंटरली अपने इस करियर को छोड़ दूँ। बहुत हो गया, 25 साल लगातार काम करना, 73 से 98 तक। 98 में मेरी फिल्म कारोबार लगी थी। वो तब तक काम करना एक बहुत बड़ा एक इनिंग्स होता है, जो कि बहुत कम लोगों ने शायद इसे हासिल किया है। आपको काम देना डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आपने खाने पर और पीने पर ज्यादा ध्यान दिया। ये भी है कि एक हमारे कपूर खानदान और परिवार पे जो एक दोष है, जो खाने पीने का जो शौक़ है, तो सर मैंने फिर उस वक्त थोड़ा अपने आप को छोड़ दिया। और फिर 99 से लेके अब तक मैं कैरेक्टर रोल्स कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब जाके मुझे कुछ काम करने का मौका मिला है, मैं कुछ रोल्स कर रहा हूँ जिनसे मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो। लेकिन ऋषि जी, जितनी सक्सेस आपको मिली, पहली फिल्म बॉबी जिस तरह की सुपर हिट हुई, आपको तो चलते जाना चाहिए था। मैं उस तूफान से लड़ रहा था, उस आंधी से लड़ रहा था। एक्शन इरा जमाना था और वो तूफान का नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का दौर था, अमिताभ बच्चन एंग्री मैन का दौर था। हर हीरो बंदूक उठा के मुक्काबाजी करते हुए खंजर के साथ बैनर पे, और मैं एक बेचारा आदमी था जिसके हाथ में सिर्फ गिटार था। अभी आपने जब मेरी एंट्री हुई, आपने कहा कि मैं म्यूजिकल हीरो, डांसिंग हीरो हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरा ऐसा कोई इंट्रोडक्शन हो। मैं चाहता हूं कि मेरा इंट्रोडक्शन हो कि मैं एक कलाकार की हैसियत से आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपका दिल बहलाऊं, आपका दिल जीतूं एक कलाकार की हैसियत से।
ये इंट्रोडक्शन इसलिए होता है कि बॉबी में आपका जो रोल था वो एक रोमांटिक हीरो का रोल था। वो बॉबी सर हो गए इस बात को 44 साल 44 ईयर्स बैक है, कल की बात थोड़ी है। उस वक्त हम बच्चे थे, नादान थे, क्या 20 बरस का था, 20-21 बरस का था। लेकिन उसके बाद आपकी जितनी फिल्में आई जो सुपर हिट हुई, हर फिल्म में आपने रोमांटिक और 23 नई हीरोइनों के साथ आपने काम किया। बात दुरुस्त है आपकी, जी हाँ। मैंने कहते हैं शायद 23 से ऊपर भी हों। आपसे ये भी मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारी जज साहिबा हैं यहाँ बैठी हैं, वो भी एक टाइम पे मेरी हीरोइन बनने वाली थी। उनकी भी पहली पिक्चर मेरे साथ होने वाली थी बॉबी के बाद ही। राज कपूर साहब ने उनको कलकत्ता में देखा था बॉबी की प्रीमियर पे, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम अगर पिक्चर में करना चाहो काम तो बड़ी खुशी होगी। तो इनके वालिद साहब ने शायद ना समझा कि उम्र छोटी थी उस वक्त उनकी, चाहते थे कि शायद पढ़ाई आगे करे, लेकिन वो 23 का आज नंबर 24 होता अगर ये भी मेरे साथ होती तो। लेकिन ये सच है कि बॉबी के बाद जो हीरो थे उनकी उम्र कुछ कम हो गई थी और आपकी उम्र इतनी कम थी कि आपको अपने उम्र की हीरोइन नहीं मिलती थी। बिल्कुल सही आपने कहा, ये कहना बड़ा जरूरी है। हुआ ये कि बॉबी से पहले जितनी तमाम फिल्में बनती थीं वो सब रेगुलर मेच्योर्ड हीरोज के साथ बनती थी। बॉबी पहली फिल्म थी कि सही मानों में टीनेजरों के साथ बनी। मेरी उम्र शायद 20 साल की थी या 19 साल का था मैं, और डिम्पल मेरे से 6 साल छोटी थी। तो सही मानों में एक रियल टीनेज फिल्म बनी गई और पेश किया गया। जैसे बॉबी हिट हुई, जो तो एक ईडियम जो था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे जाना जाता था कि पहले के ज़माने में जितने हीरो थे वो मर्द थे और जितनी हीरोइंस थी वो औरतें थीं। बॉबी के रिलीज होने के बाद जितने हीरोज थे वो लड़के हो गए और हीरोइंस जो थी वो लड़कियां हो गई। ये रातों रात कुछ ऐसे सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने कॉलेज जाने के रोल्स बंद कर दिए। तो सर ये असलियत की बात ही है। लेकिन असलियत ये भी है कि एक हीरोइन ऐसी मिली जिसके साथ आपने 12 फिल्में कर डाली। ये कौन है? ये तो मेरी बीवी ही है एक्चुअली, और कोई नहीं। 12 नहीं, 11 थी और अब मेरे ख्याल में अभी 14 हो गई हैं। नीतू के साथ मैंने 14 फिल्में की हैं। तो ऐसा क्या देखा आपने कि एक के साथ ही 14 फिल्में? मैंने पहले उस वक्त ही देख लिया था कि इसका ही साथ है, तो 14 नहीं करता तो पिटाई होती थी। जैसे आज के ज़माने के जो हीरो हैं मेहनत करते हैं, आपका बेटा अगर वो गिटार बजाएगा तो पूरी 3-4 महीने से ट्रेनिंग लेगा, तो आप भी ऐसी मेहनत करते थे? ऐसा तो नहीं होता था। आप लोगों में से बहुत लोग समझते होंगे कि मैं गिटार बजाता हूँ या मैं धफली बजाता हूँ या मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ। मैं कुछ नहीं आता मुझे, मैं आपका सिर्फ बेवकूफ़ बनाता हूँ। मैं एक अभिनेता होने की हैसियत से मैं आप लोगों को कन्विंस करता हूँ कि मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। मैं आपको कन्विंस करता हूँ। मुझे डांस करना नहीं आता। जैसे आज की तारीख में जो डांस होते हैं, मैं तो ऊपर वाला का बस शुक्र करता हूँ कि दौर में मैं नहीं था, ये तो मैं मर गया होता। जैसे आज के डांसिंग होती है वो तो हमसे तो ऐसा कभी होना नहीं था, और वो भी इतने वजन के साथ। वो तो वजन अब हुआ ना, और वजन तो अब हुआ, उस वक्त तो नहीं था। तो ये है कि देखिए, ये आपसे कहूँ कि सही नियत से काम किया, मेहनत की, ऐसा नहीं होता कि हो जाता था। और उसका परिणाम यह है कि आपने मुझे इस अदालत में आज बैठाया उसी के लिए। आज हाँ, इतने दौर मैंने काम किए तो आज मेरा जो मैंने इनसे पहले आते कहा कि लीजिए जी अपनी गर्दन ले आया हूँ आपके चौखट पे, जो करना कर लीजिए आप। लेकिन ये सही है कि जिसको लोग एज ए हीरो प्यार कर रहे थे, एज ए नायक प्यार कर रहे थे, जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बने तो खलनायक बन गए, विलन। मैं समझता हूँ एक कैसे क्या कहते हैं, और ट्रू आर्टिस्ट जो होता है सही मानों में, उसे हर तरह का रोल करना चाहिए। एक मैं कॉमेडियन का मैंने रोल किया है, सीरियस रोल किया है, मैंने खलनायक का रोल किया है,
हाल ही में मेरी सोशल फिल्म आनी है, बहुत एक मज़ेदार फिल्म है वो भी, उसमें तो तरह तरह के रोल करने में तो मज़ा है। नहीं तो मैंने कहा था वही पहले क्या कर रहा था, सिर्फ गाने ही गा रहा था, जर्सियाँ पहन के हीरोइन के पीछे ही भाग रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो अब जाके कुछ काम करने का मौका मिला है और मैं इस बात बड़ी खुशी होती है मुझे कि बड़ी खुशी होती है 90 साल के दादाजी बन के। हाँ, देखिए बिल्कुल। आप बताइए कितने आर्टिस्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में मैंने शायद 25-26 दिन या शायद उससे एक आध दिन कम काम किया हो फिल्म में। और इस फिल्म में, और हर दिन आप डायरेक्टर से लड़ते थे? ये भी सब इन्हें खबर है, इन्हें खबर है। मुझे 5.5 घंटे लगते थे वो मेकअप करने में। मैं सुबह 5 बजे उठता था, तो समझिए 6 बजे से लेकर 11:30-12 तक तो मेकअप चलता था। उसके बाद मैं जाता था सेट पे। जितने दिन मैंने काम किया है, मैंने डायरेक्टर के साथ इसलिए झगड़ा किया था, मैंने क्रिएटिविटी पे कोई झगड़ा नहीं किया, मैं एग्जीक्यूशन पे झगड़ा करता था। मैं एग्जीक्यूशन मतलब कि शॉट कहाँ से लेंगे, तो वो चाहते थे कि शॉट हर एंगल से लिया जाए। मैं एक कलाकार हूं जो, मैं अपने आप को समझता हूं, मैं वो स्पॉन्टेनियस स्कूल से हूं, बड़ा नेचुरल स्कूल का एक्टर हूं। मैं कोई मेथड एक्टर नहीं हूं। हालांकि मुझे बहुत इज्जत है हर किस्म के एक्टिंग स्कूल की, मैं इज्जत करता हूं। लेकिन मेरा स्टाइल जो है वो कि एक बार कर सकता हूं मैं, 2-3-4 बार करूं तो मैं स्टेल हो जाता हूं। और वो चाहते थे कि मैं हर डायरेक्शन से वो ही शॉट लूं, तो मैं उनको डिलीवर नहीं कर पाता था। मैं स्टेल हो जाता था एज एन एक्टर। तो मेरा झगड़ा इस बात का होता था कि भाई तुम मुझे बताओ मेरा मेन एंगल क्या है। बिल्कुल मैं खिलाफ था कि वो नहीं करे हर एंगल से मेरा शॉट, क्योंकि मेरे से होता नहीं था। तो लेकिन फिल्म देखने के बाद मैंने फिर जब देखा तो मैंने कहा कि भाई तुम सही थे, मैं गलत था। हो सकता है कि मैं ओल्ड फैशन हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं आज के तुम लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, शायद कंधे से कंधे नहीं मिला सकता, लेकिन जो भी है एंड रिजल्ट वॉज गुड। क्या एंड रिजल्ट कपूर एंड सन्स का अच्छा था कि नहीं? इतने लंबे करियर में ऐसे भी मौके हैं जहां आपने फिल्म को ना कर दिया और बाद में आपको लगा गलती हो गई? बहुत है ऐसी फिल्में। एक फिल्म थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को बहुत बड़ा, जी हाँ, फिल्म थी क्या नाम था, प्यार झुकता नहीं। वो जो उनके प्रोड्यूसर थे बोकाडिया साहब, वो उन्होंने पिक्चर नीतू के साथ बनाई थी पहले। तो उन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत मुझे चाहा कि मैं उनकी फिल्म में काम करूं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरी नासिर हुसैन साहब की फिल्म आ रही थी ज़माने को दिखाना है, और उसमें मैं नासिर साहब का टिपिकल हीरो था, यू नो दोस वाइट शूज, गिटार ऑन द शोल्डर, यू नो एक टिपिकल इमेज थी। और प्यार झुकता नहीं में मेरा रोल था एक 4 साल के बच्चे का बाप का। तो मैंने सोचा, देखिए इतना तो मेरा दिमाग नहीं चलता था कि मैं अगर किसी बाप का रोल करूंगा तो मेरी इमेज पे ज़रा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और मुझे नहीं करना चाहिए। और वो पिक्चर सुपरहिट हुई, मैंने ना किया एक छोटी सी बात पे, और दैट्स ओके, इट्स गुड लक। हम हर आदमी के साथ होता है। अमजद खान के साथ हुआ था हाउ ही गॉट शोले। पहले तो वो डैनी को चाहते थे, प्रेमनाथ जी को चाहते थे, देन हाउ दे जीरोड इन ऑन अमजद। तो ये बातें होती हैं हमारी इंडस्ट्री में। यू मिस द बस, गेट द बस, वही बात। लेकिन आपको सबसे बड़ी बस मिली जो राज कपूर साहब ने दी। राज कपूर साहब मेरे फादर ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। जो कुछ भी आज जानता हूँ उनकी वजह से जानता हूँ। उन्होंने मेरे साथ 3 फिल्में बनाई हैं, मेरा नाम जोकर, बॉबी और प्रेम रोग। तीनों फिल्म अपने टाइम की एक बहुत अहम वक्त में बहुत उनकी इम्पोर्टेंस रही हैं। तो मैं तो बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं उन फिल्म का हिस्सा था। राज कपूर साहब के काम करने में और बाकी डायरेक्टर्स के साथ काम करने में क्या फ़र्क आपको मिला? राज कपूर साहब एक एक्टर भी थे, तो वो समझते थे कि दुविधा क्या है एक्टर की, क्या है, और वो दिखाते थे कैसे परफॉर्म करने के लिए। तो वो इजी हो जाता था एक एक्टर को, चूंकि वो इमिटेट करते थे। तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने छोड़ दिया मुझे कि तुम परफॉर्म करो। जैसे मैं आपको एक वाकया बताऊं, बॉबी में मेरा जिंदगी का पहला गाना मुझे गाना था, मैं शायर तो नहीं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे गाना भी, पहले हीरो तो बन रहा हूं तो मुझे गाना गाना पड़ेगा। तो सेट्स पे पहुंचा, चीफ असिस्टेंट जो था, वन ऑफ द असिस्टेंट मेरा बचपन का दोस्त राहुल रवेल, एच.एस. रवेल साहब के बेटे। तो मैंने उनसे पूछा, यार वो आज के डांस में डांस मास्टर या कोरियोग्राफर कौन है? तो बोले कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया, क्या हुआ? तो साहब से पूछा कौन है भाई, गाना गाना है मुझे, मैं कैसे गाऊंगा? राज साहब आ गए सेट पे, राइटिंग वाइटिंग कर ली। तो बोला हाँ रेडी है। तो मैं अपने फादर को कभी पापा डैडी ये कुछ नहीं बोलता था, साहब बोलता था उनको,
एज ए। तो मैं पूछा साहब कोई डांस लगता है नहीं, इसी क्या क्यों, क्या जरूरत क्या है, तुम गाना गाओ, खड़े हो गाना गाओ। तो मुझे तो आता नहीं, इसे सब आ जाएगा, गा के दिखा। तो हुआ ये कि उनका ये सोचना था कि अगर कोई डांस मास्टर में लाता तो तुम उनकी नकल करते, वो दिखाते, और वो उनकी नकल तुम्हारे सीनियर एक्टर्स ने की हुई है। तो लोग बोलते हैं अरे देखो ये ऋषि कपूर राजेश खन्ना की कॉपी कर रहा है, या धर्मेंद्र की कॉपी कर रहा है, या शशि कपूर की कॉपी कर रहा है, क्योंकि डांस मास्टर सिखाता ना क्या करने को। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी खुद की छवि बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ऐसे तुम गाओ। तो अब आप जब देखोगे, मैं शायद तो नहीं गाना, तो मैं कितना ऑकवर्ड हूं उस गाने में। कभी हाथ ऐसे उठाया जैसे पुलिसमैन उठा रहा है, जैसे मैंने ऐसे किया हुआ, मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल, ना कि अभी आता है कुछ भी, मुझे तब भी कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड एजुकेशनल मूवमेंट फॉर मी, कि मुझे छोड़ दिया, पानी में डुबो दिया कि चलो हाथ पैर मारो। तो वहां से सर मैंने हाथ पैर मारना सीखा, अपने आप पे थोड़ा एतबार करना सीखा कि हाँ मैं कर सकता हूं। और दूसरी बात ये कि मुझे सिखाया गया कि जब भी गाना गाओ, जो भी गाने की वॉइस जो होती है, पिच, उसको मैच करो। हम अक्सर देखते हैं गाने गाते हुए लोग कि ऊंचे पिच में गा रहे हैं और ये बड़ी मेहरबान, बड़े हम पे एहसान कर रहे हैं दूसरे हीरो की को ऐसे ऐसे गाते हुए। अरे उसको मैच करो, तुम्हारी नसें यहां से दिखनी चाहिए, फुलनी चाहिए, कि लगना चाहिए ऑडियंस को कि नहीं यार वाकई गा रहा है ये गाना। तो एक बार रणबीर ने मेरे को फोन किया, बस एक ही बार उसने मेरे साथ मेरे से पूछा है कि आप कोई मुझे टिप दे सकते गाना गाने के लिए, मुझे बड़ी हो रही है। ऐसे तुम यार राज कपूर के पोते हो, ऋषि कपूर के बेटे, और तुम पूछ रहे हो मुझसे ये। तो बोले मुझे नहीं आता। ऐसे मैंने इतना ऊंचा गाओ कि तुम्हारी जो हीरोइन है वो तुम्हें इल्जाम लगा कि तुम इतने बेसुरे हो और ऐसे गाना मत गाओ यार। मेरे साथ तो हर बार यही होता था, जितनी हीरोइन होती थी इर्द गिर्द में बोलते थे यार तुम इतने बेसुरे मत गाओ। लेकिन वो ऑडियंस थोड़ी सुनने वाली है, वो तो जानती है कि वो किशोर कुमार गा रहा है या रफी साहब गा रहे हैं। तो सर मैंने वो भी चाहा, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी, मैंने गिटार बजानी है, डफली बजानी है, वो भी चाहा कि मैं ऊंचे सुर में गाना गाऊं ताकि लोग लगे कि हाँ ये गाना गा रहा है। नहीं तो कभी कभी हम फिल्म में देखते हैं कि कोई पियानो में बैठा है, बड़ा हम पे मेहरबानी हो रही है कि वो गा बजा रहे हैं, कुछ आता नहीं, गिटार ऐसे ही पकड़ के बैठे हैं और गिटार का कुछ पीस चल रहा है, कुछ नहीं है। तो मेरे मन में हर दफा, मैंने उसे किड बच्चा होता तो मैं हर दफा देखा था ये गिटार पीस है लेकिन बजा तो रहेंगे। तो मैंने ठान ली थी कि मैं जब भी फिल्म में काम करूंगा ये बात तो जरूर अमल करूंगा कि ऐसी लगना चाहिए ऑडियंस को कि हाँ यार बजाता है। मुझे बहुत से ऐसे, मैं शोज में जाता था, लोग बोलते थे ना गिटार बजा के बजाएगी, ऐसे मेरे को आता कहाँ है जब बजाने, क्या बात करो साहब, आपको हमने देखा आपको बजाते हुए, ऐसे मुझे नहीं आता है यार। सो ये छोटी छोटी बातें मैंने सीखी हैं अपनी तरफ से, आप लोगों को दिया है, आप लोगों ने उसे अपनाया है। थैंक यू सर। बहुत प्यार लोगों ने आपको दिया और आपने उसको रेस्प्रिकेट किया, आपने जो राज साहब से सीखा उसको दिखाया अपनी जिंदगी में। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ऋषि कपूर पर जनता के इल्जाम और सवाल का एक और। कुछ अखबारों में छपा कि कटरीना से उनकी बहुत दोस्ती थी, अब टूट गई है। जी हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। उससे पहले किसी और के साथ भी बड़ी दोस्ती थी, वो भी टूट गई। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार ऋषि कपूर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार ऋषि कपूर पर इल्जाम है कि सफलता ने इन्हें एरोगेंट बना दिया। ऋषि जी, इतनी सफलता मिली, मैं फेमस, मेरे पापा फेमस, मेरे दादाजी फेमस, मेरा बेटा फेमस, मेरी वाइफ फेमस, मेरा भाई फेमस, और ये इसकी वजह से आपने लोगों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। अब बाय नेचर मैं एरोगेंट हूं तो क्या करूं, दैट इज मी, टेक इट और लीव इट। बट ये बात जरूर सही है कि मेरे इर्द गिर्द जितने तमाम लोग हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, कायम रखी उन्होंने। मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि मैं इंडस्ट्री में, हमारी परिवार ने उनका योगदान 87 साल का है, 87 years in the 100 years that it is. तो आप लोगों ने ये जो प्यार दिया है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस इसे बरकरार रखिए। मैं चाहता हूँ कि ये रणबीर भी इस पीढ़ी को, अपनी पीढ़ी को आगे ले जाए। इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े बड़े नाम, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, और नाम क्या रखें? चिंटू। बोलिए। डब्बू। बोलिए। इसलिए मैंने रणबीर का कोई पेट नहीं रखा।
आपको पता है मेरा नाम चिंटू कैसे बना? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बड़े भाई रणधीर कपूर साहब मेरे से जो 5 साल बड़े हैं, तो वो अपने स्कूल में उन्होंने नई नई कविता सीखी थी, एक रिडल जिसे कहते हैं ना, रिडल को क्या कहते हैं हिंदी में? पहेली। कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूंछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूंछ। तो बोलो क्या? तो सुई धागा, उस सुई धागा का था। तो वहां से वो उन्होंने मुझे चिंटू बुलाना शुरू कर दिया मेरे भाई ने, और आज तक मैं झगड़ा कर रहा हूं यार, तुझे और कोई नाम नहीं मिला था चिंटू रखने से पहले। लेकिन ये चिंटू जब बड़ा एक्टर बन गया तो आपने डायरेक्टर्स को ये कहा कि मैं रात में काम नहीं करूंगा? ये भी एक हकीकत ही है बात। मैंने आपको बताऊं, मैं एक पिक्चर मैंने कैसे रिफ्यूज़ की। मैं कहीं दूर शूटिंग कर रहा था, एक प्रोड्यूसर मेरे पीछे बार बार बोल रहा था आप कहानी सुन लीजिए। कहा मुझे वाकई उस वक्त टाइम नहीं रहता था, मैं बहुत बिजी था एज एन एक्टर, 2 शिफ्ट करता था। तो मैं एक दिन बहुत दूर मुंबई में 2 स्टूडियोज़ का दरमियान काफ़ी 1 घंटे का 1.5 घंटे का था, तो मैंने कहा था काल तू यहाँ आ जा, मैं पहली शिफ्ट यहाँ कर रहा हूँ, फिर दूसरी शिफ्ट में उस स्टूडियो में जाते जाते मुझे अपनी वैन में तू कहानी सुना देना। वही टाइम था मेरे पास, ठीक है। तो वो खाना वाना खाया, मैंने पैकअप किया 2-2:30 बजे, और गाड़ी में बैठे इधर उधर की बातें पूछे। मैंने बोला कहा अब शुरू हो जा, तू कहानी क्या सुना रहा मुझे? तो उसने कहानी है बड़ी सिंपल है, एक रात की कहानी है। होता है ये क्या? मैंने बोला एक मिनट क्या कहा तुमने? उसने कहा कि मैंने कहा कि बड़ी सिंपल कहानी, एक रात की कहानी। ऐसे एक रात की कहानी मतलब रात में बनेगी पिक्चर? ऐसे हाँ। मैंने ड्राइवर का नाम था तुकाराम। अच्छा तुकाराम गाड़ी रोको। तो बोला क्यों, क्या हुआ? इसे एक रात तू मुझे मतलब 60 रात तक तू मेरी बजाते रहेगा, मैं तो काम में नहीं करता। मैंने फिल्म छोड़ दी कि मुझे पूरी रात भर काम करना पड़ेगा, मैंने छोड़ दी पिक्चर। मैं इतना डिसोरिएंटेड हो गया था, मैं रात भर क्लाइमैक्स करता था सागर फिल्म की। तो 41 दिन मैंने इतनी रातें की कि जब मैं रात को शूटिंग करते हुआ था तो बच्चे छोटे थे उस वक्त, वो स्कूल जा रहे होते थे, और जब मैं उठता था या जब उठता था तो कोई नहीं होता था। तो मुझे लग रहा था मैं अमेरिका में हूँ, टाइम ही दूसरा जोन चल रहा है, मैं रात भर काम कर रहा हूँ, दिन में कुछ नहीं करने को। एक डायरेक्टर ने बताया कि विस्की की बोतल सुबह 6:30 बजे खुलती थी। हाँ जी बिल्कुल, मेरे तो वो दौर हो गया था ना। अब मैंने पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। जैसे पैकअप हुआ, सूरज को उद्योग होते हुए मैंने नमस्कार किया और पहली ड्रिंक उस वक्त बनाई। मेरा पैकअप सुबह हुआ है तो मेरा वक्त, डायरेक्टर मैं और मेरे एक सह कलाकार थे, हम सब पहली ड्रिंक लेते थे, ड्रोंग देते थे और जाके फिर घर जाके सोते थे। चलिए, आप डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ एरोगेंट थे, आप कहते हैं कि मैं, लेकिन जिस पब्लिक ने इनको आपको बनाया, लोगों को ऑटोग्राफ देने में आपको परेशानी थी, तस्वीर खिंचाने में परेशानी थी, हाथ मिलाने में परेशानी थी। होता क्या है कि हम भी इंसान हैं। पहले एक ज़माना था सब लोग ऑटोग्राफ मांगते थे, एक मांगो तो क्या प्रेसिडेंट बन जाता है, सब 10 और खड़े हो जाते हैं। आजकल तो ऑटोग्राफ कोई लेता ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अब सब फोटोग्राफ लेते हैं, सबके पास टेलीफोन जो आ गया है तो सब टेलीफोन। अगर आप एक को दें तो सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हमारी बारी नेक्स्ट। अब आप हमारी सिचुएशन नहीं समझते, हमारी दुविधा ये होती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, कब तक मैं अपने जबड़े को स्माइल ऐसे करते रहूं। तो मुझे तकलीफ होती थी कि मैं कब तक ये आपको ये करूं। तो मैं भी इंसान हूं यार, हाँ। और आजकल मैंने सुना आपको इस बात पर गुस्सा आता है जब लोग आपसे रणबीर के बारे में पूछते हैं। नहीं, ये तो फख्र की बात है। रणबीर के बारे में, मेरे बेटे के बारे में पूछे, हाँ, इस बात का मुझे बड़ा वो अफसोस होता है कि कुछ प्रोड्यूसर्स मुझे फ़ोन करते हैं, डायरेक्टर मुझे फ़ोन करते हैं, यार हमारी इंट्रोडक्शन करा दो। तो मैं उन लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि मैं रणबीर का बाप हूँ, उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ। उससे बात करनी, उससे बोला, उसे कहानी सुनाओ। अब मुझसे कहानी सुना के क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर कोई डिसीजन होता तो मैंने तो कभी भी रणबीर को बर्फी नहीं करनी होती देता मैं बोले ये क्या पिक्चर है यार, जो गूंगा है बहरा है उसके ऊपर पिक्चर कैसे बनाओगे तुम? तो मुझे मेरा डिसीजन इस जनरेशन के बिल्कुल गलत होता। आज की जनरेशन की थिंकिंग अलग है, मेरी जनरेशन की थिंकिंग अलग थी। तो मैंने कहा आप खुद गिरोगे, खुद पटोगे, पिक्चरें तुम्हारी नहीं भी चलेंगी भी तुम, तो तुम्हारे तजुर्बे, तुम अपने एक्सपीरियंस से अपना बैंक बनाओगे। एंड दैट इज हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट। हमारी एक्टरों की जीवन तो यही होती है। लेकिन आपको अच्छा लगता है जब लोग आपसे पूछते हैं कि रणबीर की शादी कब होगी, किससे होगी, किससे ब्रेकअप? ये तो आप भी मुझे बता दो कब होगी, किससे होगी यार। लेकिन ये जरूर कह दूं, जब भी होगी बड़े धूमधाम से होगी और
बड़े फख्र से होगी जब भी शादी। कुछ अखबारों में छपा कि कटरीना से उनकी बहुत दोस्ती थी, अब टूट गई है। जी हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। उससे पहले किसी और के साथ भी बड़ी दोस्ती थी, वो भी टूट गई। ठीक है भाई, जगह दिल तो बच्चा है, तो हमारे पेशे में कभी कभी कोई सीन करते करते दिल तो आ ही जाता है। अब देखो, घायल तो मैं भी हूं, मैंने भी तो अपना दिल अपने फिल्म काम करते करते ही दिया था ना। लेकिन 5 साल इंतजार करवाया था आपने नीतू जी को? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। हमने 73 से मेरी शादी हुई 80 में, 79 समझ लो, 80 जनवरी में। तो उस वक्त हम जानते थे, बट वी गॉट सीरियस ओनली अ ईयर और सो बिफोर। और यहीं आपकी दिल्ली में मेरी मंगनी हुई थी। मैं आया था दिल्ली किसी और की मंगनी के लिए, और मैं चुपचाप से लोगों ने मेरी मंगनी उसके साथ करा दी। इसे कहते हैं डेस्टिनी, इसे कहते हैं डेस्टिनी। कपूर खानदान के इश्क मोहब्बत के बहुत सारे किस्से दुनिया में हम सुनते हैं, लेकिन हमेशा बात होती है नरगिस और राज कपूर की। जी, क्या किस्सा था? हम इस बात की बड़ी इज्जत करते हैं कि कभी जब कलाकार होता है या कभी निर्देशक होता है, काम करते करते एक दोस्ती बन जाती है, दोस्ती थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज हमारा एक काम जो है, इट इज़ अ क्रिएटिव वर्क, इंस्पायरिंग वर्क। आप प्रेरणा लेते हैं, आप किसी से इंस्पायर होते हैं। तो वी आर ह्यूमन बींग्स। इंसान इंसान से ही प्यार करेगा, किसी और गैर जानवर से तो काम प्यार नहीं करेगा। तो वी आर पार्ट ऑफ दैट, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। तो ये अभी शादीशुदा लोगों का कभी कभी ऐसा हो जाता है, हादसा हो जाता है, उस वक्त तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ आई गेस। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में शायद इससे बड़ी रोमांटिक स्टोरी कोई नहीं हुई जो राज कपूर साहब और नरगिस की थी। हाँ, ये भी एक कहानी है, बट मुझे इस बात का, हमें इस बात का कोई शर्म नहीं है। हम बड़े अच्छे प्यार से सब सदस्य मिलते हैं दोनों परिवार के। बट इट हैपेंड, इट्स हिस्ट्री एंड वी रिस्पेक्ट दैट, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड वी रिस्पेक्ट दैट। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, एक बात आपसे करनी है। आजकल की जो फिल्में आ रही हैं वो आपको भी पता है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये इल्जाम मेरी पहली फिल्म से लग रहा है मुझ पर। माता पिता कभी भी नहीं चाहते थे बच्चे बॉबी देखे, देखो बॉबी में 20 साल का लौंडा 16 साल की लड़की को लेके फटफटी में लेके भाग गया था। तो लोग उस वक्त इस बात पे बड़े परेशान थे कि ये एक नसीहत ना बन जाए। अरे यार, यही तो है, कौन सी जवानी को रोकोगे तुम? कब प्यार के तुम खिलाफ हो जाओगे यार? आई एडवोकेट दिस, ये तो होना है। सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप रणवीर कपूर जी की एक्टिंग से संतुष्ट हैं या नहीं है? मैं कौन होता हूँ संतुष्ट होने वाला? हर बाप अपने बच्चे की फिक्र में रहता है और उसको गर्व भी रहता है। ये तो आज आवाम ने इसका जजमेंट दिया कि लोग उसे पसंद करते हैं एज एन एक्टर, तो मैं आवाम की, जनता की आवाज़ से उनके साथ जाऊंगा कि वो अच्छा काम करते हैं। सर, आपके खानदान का फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा योगदान है, वो तो है ही, नो डाउट। बीइंग ए पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए आपका जो योगदान है वो बिल्कुल जीरो नजर आता है। ये बड़े दुख की बात है हमारे लिए। मैं आपसे सहमत रखता हूं, बट आप शायद भूल रहे हैं कि पृथ्वीराज कपूर साहब ने नानक नाम जहाज में काम किया था। राज कपूर साहब ने भी दाराजी की एक पिक्चर में काम किया था। और मैंने बहुत बार लोगों से कहा है कि मेरे लिए कोई सही स्क्रिप्ट दीजिए। मैंने हाल ही में भी कहा है, लाओ, मैं वो फिल्म फ्री करूंगा। मैं चाहूंगा किसी संस्था में कोई ऐसी फिल्म हो जो मैं अपनी तरफ से अपनी छोटी हैसियत से कुछ कर सकूं। और क्यों पंजाबी, क्यों, मैं भी हर जबान में करूं। मैं पंजाबी ज़रूर हूं, लेकिन रहता हूं मैं महाराष्ट्र में। मैं मराठी फिल्म करूं, कोई भी फिल्म क्यों। हम इंसान पहले, बाद में हम अपने आप को बांटें। बहुत अच्छी आपने बात की, और कम से कम पंजाब के लोग, महाराष्ट्र के लोग बहुत खुश होंगे आपकी बात को सुन करके। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ऋषि कपूर पर इल्जामात और सवालात का हम लोग अपना हुआ बना देते हैं, गाड़ी बड़ी, 4 बॉडीगार्ड, चश्मे सब, सिंपल रहो यार। ज्यादातर लोग ये मसल्स बनाने में तुले हुए हैं, ज्यादा उसमें वक्त देते हैं। एक्टिंग के मसल्स जरा कुछ कमजोर रहते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार ऋषि कपूर पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा।
आपकी अदालत में फिल्म स्टार ऋषि कपूर पर इल्जाम है कि इनका अपनी जबान पर काबू नहीं है। ऋषि जी, नीतू जी हमेशा ये कहती हैं कि ऋषि कपूर किसको कब कहां क्या कह दें, कुछ भरोसा नहीं। सही है बिल्कुल। क्या है कि मैंने डिप्लोमेसी कभी सीखी नहीं है। जो दिल में है वो जबान में है। मैंने ये मेरी एक बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग है कि मैं सोचता नहीं हूं, बस बोल देता हूं। तो आपको टेबल पे नीचे से लात नहीं मारती? अरे इतने दिखाऊं कितने निशान हैं? नहीं, ऐसा होता है यार। अब ये सही है कि सांवरिया के सेट पर रणबीर की पहली फिल्म थी, वहां पर आपने कुछ ऐसी बात? बिल्कुल सही है। बताओ को वाकया? जरूर बताइए। हुआ ऐसे कि संजय लीला बंसाली साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं, वो फिल्म मेकर हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप, फिल्म शुरू हो गई थी सांवरिया, तो आप सेट पे आइए ज़रा प्लीज़, आशीर्वाद दीजिए हम सबको, बच्चों को। तो मैंने कहा कि कहाँ मैं सेट आऊँगा यार, कॉन्शियस हो जाएंगे लोग, बच्चे। तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू कम। तो नीतू ने भी कहा कि चलो जस्ट गो, उनका हौसला बढ़ेगा, जाके गो एंड तो चलिए गए हम सेट पे। तो जैसे मैं सेट के अंदर, स्टूडियो के अंदर बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था, तो मैंने जैसे एंटर किया तो मैंने बोला अरे ये कौन सी जगह है यार, ये क्या जगह है? तो मैंने अपने आप से बात करनी शुरू की कि यार ये ऐसी जगह है जहाँ बुधा भी है, वहाँ एक आरके स्टूडियो का वो भी है, एक वेनिस की गलियाँ भी हैं, कोई टर्किश मार्केट भी है, कोई अजीब अजीब व गरीब ऐसा सेट लगा था। तो मैंने बोलना चाहा तो मैं नीतू से कहा ये क्या जगह है यार, ये कौन सा सेट है, किधर की है, हम कहाँ जा रहे हो? नीतू ने मेरे को चींटी मारी, चुप। मैं बोला यार चुप चुप मीन्स चुप, ओके डोंट। फिर मैंने देखा कि वहाँ ऊपर ऐसे लाइटिंग के नई सिस्टम, वो उस वक्त नया नया था, ये बड़े बड़े गुंबद थे, गुंबद के अंदर वो बत्तियाँ थी, बत्तियाँ मतलब लाइटिंग डिफरेंट। तो मैंने ये भी सोचना चाहा कि ये क्या जगह है यार, कौन सी फिल्म बन रही है, किधर की बन रही है पिक्चर, क्या है? तो ये मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड हैव बीन अ डिप्लोमेट। बहुत सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब हमारे फिल्म स्टार अगर रात में काला चश्मा पहनते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो है यार, सबके साथ प्रॉब्लम है। मैं सोचता अगर काला चश्मा पहनते हो साथ में टॉर्च भी ले लिया करो कि दिखे ना। अब रात में तुम्हें कौन सी रोशनी ऐसी चमक रही है, ऐसे आपकी आंखें चुनिया जा रही हैं कि आपने रात को चश्मे पहने हुए हैं? मुझे ये कभी समझ में नहीं आता है कि जितने एक्टर लोग हैं अच्छे खासे, हमारी जनरेशन में कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया। अब रात को 2 बजे रात को यार, 2 बजे रात को जा रहे हैं फ्लाइट में और चश्मे पहने हुए हैं यार। टोपी तक तो समझ में आती है, शायद उनको धूप लग रही होगी रात को, बट साथ में चश्मे पहने हुए कहाँ जा रहे हो यार रात को? और बेशरम है इन लोग, समझते भी नहीं इन लोग। हीरोइंस तक समझ में आता है, लड़के लोग करते हैं ये सब। अच्छा भाई मैं उस स्कूल का हूँ, मेरा सोचना ऐसा है, ये जरूरी नहीं कि मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं, आप मुझे तो रोक नहीं सकते। जो सोचते हैं वो कह देते हैं। हमारे फिल्म स्टार्स के साथ में बॉडीगार्ड चलते हैं जी, आप उस पर भी कमेंट कर देते हैं। मैंने बॉडीगार्ड्स का कभी कमेंट नहीं किया। मैंने आज की तारीख में इतने लोग, एक्टर की पॉपुलैरिटी इतनी होती है, सब चाहते हैं कोई फोटोग्राफ ले। जैसे मैंने आपसे कहा सबके पास तो टेलीफोन जो है जिसमें कैमरा है, तो उससे क्राउड कंट्रोल करने आपने किस्सा सुनाया था कि हॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो कैसे सड़क पर खड़े रहते हैं। हाँ अच्छा, आप उस पर बात कर रहे हैं। और हमारे लोग को बड़ी परेशानी होती है। आपने बड़ी रिसर्च की है मेरे बारे में, ये सही है। मैं एक बार मिस्टर ग्रेगरी पेक को, मेरे फादर न्यूयॉर्क में थे, तो वो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल उनके टेस्ट चल रहे थे। तो ग्रेगरी पेक जो ग्रेगरी पेक साहब की जो बीवी थी वो मेरी सिस्टर से उनकी दोस्ती हो गई थी। तो ग्रेगरी पेक और वो उनकी मिसेज मेरे फादर को मिलने होटल आई थी। वेरी सिंपल पीपल। एक तो ग्रेगरी पेक वाज नियरली अबाउट 6'8" और 6'9", उनकी हाइट इतनी लंबी, और मैं तो गिटकू आदमी, मैं तो उनके सामने इतना लगता था। तो खैर आफ्टर मीटिंग देम उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वी विल टेक योर लीव। नीचे आए, भरी सड़क में, मैनहट्टन में भरी सड़क में, मेन एवेन्यू में, वो अपनी, उस वक्त मोबाइल फोन था नहीं, तो
वेट कर रहे थे, उन्होंने टाइम दिया था कि इस वक्त पे तुम गाड़ी ले आने को। पार्किंग तो होती नहीं है वहाँ उन सड़कों में, भरी सड़क में गाड़ियां इधर से उधर होती हुई, सड़कों में लोग चलते हुए वो खड़े हुए थे। बहुत से लोग उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, किसी के पास कैमरा था तो फोटो ले ली, बड़े पेशेंस के साथ वो खड़े और उन्होंने सब ओब्लाइज किया अपने फैंस को। मैं आज सोचता हूं कि आज किसी कलाकार की एक पिक्चर रिलीज नहीं होती, उनके फैंस उतने नहीं होते जितने उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, इतने बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हैं। तो एक आई गेस एक स्टाइल भी हो गया। मैंने ऐसे बहुत से कलाकारों को देखा, बड़े सिंपल रास्ते में चल रहे हैं, कोई एयर्स नहीं। ऐसे मैंने एक बार डेमी मूर को देखा था चलते हुए। डस्टिन हॉफमैन साहब का मैंने प्ले देखा था जिनमें मैं खुद मिलने गया था। अच्छा बाकी बोलूँ मैं आपसे? जरूर। एक बार मैं एक प्ले देखने गया उनका, मर्चेंट ऑफ वेनिस, लंदन में। स्पेशली गया था मैं लंदन देखने प्ले। अच्छा, वहाँ के जितने हमारे भाई लोग होते हैं इंडियन सेटल्ड, वो बड़ा इंप्रेस करना चाहते हैं किसी एक्टर को। तो मुझे रोल्स रॉयस में वो लेके गए हॉल में, जहाँ ब्रॉडवे में चल रहा था उनका प्ले। तो मैं रोल्स रॉयस में आया था। तो जाहिर है कि मैं जब जाऊँगा तो उसी गाड़ी में जाऊँगा जो गाड़ी मुझे पिकअप करने आई थी। मैंने डस्टिन हॉफमैन साहब को प्ले करते हुए देखा। उन्होंने रोल किया था शार्लॉक का। कमाल थे वो स्टेज पे, और ऐसे इंतज़ाम किए गए थे कि जब प्ले ख़त्म हो तो मैं उनसे जाके मिलूं। खैर, मैं वहाँ बैक स्टेज गया, मैंने उनसे मुलाकात की, बहुत अच्छी तरह मिले। उन्होंने बहुत अपने बड़े जैसे बिल्कुल अनलाइक मी सबको ऑटोग्राफ दिया, किसी ने फूल दिया, ये किया। ब्रिटेन की सबसे सस्ती गाड़ी मुझे उस वक्त कहा गया था, उसे कहते थे फोर्ड एस्कॉर्ट। एक गाड़ी होती थी फोर्ड एस्कॉर्ट। डस्टिन हॉफमैन साहब इतने बड़े कलाकार, उनके लिए गाड़ी वो थी। देखिए कितने वो डाउन ट्रॉडन सिंपल लोग हैं। और मैं खुद आया था रोल्स रॉयस में। तो मुझे इतना बुरा लगा कि दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ये नहीं कि मैंने चाहा था कि मुझे रोल्स रॉयस ले जाए, वो तो अपनी दोस्त मुझे लेके आया था। तो दीज पीपल आर सिंपल पीपल। हम लोग अपना हुआ बना देते हैं, गाड़ी बड़ी, 4 बॉडीगार्ड, चश्मे सब सिंपल रहो यार। और जो आजकल बॉडी बिल्डिंग होती है, इससे भी आपको परेशानी है? नहीं, देखिए, सेहतमंद रहना इज अ प्रायोरिटी। हमारे टाइम में कोई थी नहीं, कोई ऐसे जरूरत भी नहीं थी। मैं आजकल क्या देख रहा हूं, एक मुसीबत बात यह है रजत बाबू कि ज्यादातर लोग ये मसल्स बनाने में तुले हुए हैं, ज्यादा उसमें वक्त देते हैं। एक्टिंग के मसल्स जरा कुछ कमजोर रहते हैं। तो ये मेरा मशवरा है, ये नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी जो दे रहा हूं, पर मेरा मशवरा है कि साथ साथ जरा कुछ एक्टिंग भी जरा अच्छी हो तो बहुत जबरदस्त होगा कि मसल्स के साथ इतना ना हो। तो अब बच्चन साहब ने तो कभी कोई मसल नहीं बनाए थे, अब ये तो कोई कह नहीं सकते कि मसल के वजह से। तो इट इज गुड टू बी हेल्दी, इट इज गुड टू बी हेल्दी, अच्छी बात है। ये नस्ल, ये जनरेशन जो है इज वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट बॉडी। लेकिन क्या होता है, ये मेरा सोचना है कि जब एक्टर फेस करता है कैमरा, इसके बाद ऐसे कुछ 6 पैक्स हो और ये उनकी अदा पूरी बदल जाती है। वो ज्यादा चाहते हैं कि वो अपनी बॉडी देखे, एक्टिंग पे जरा कम ध्यान देते हैं। ये मेरा सोचा, अभी लोग कभी गौर कीजिएगा कि वो उनका जो स्टांस होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, हर चीज बदल जाती है। जैसे नॉर्मल है, वो हमारा क्लैप आता है, स्टार्ट साउंड कैमरा, हाँ जी एक्शन, सडनली उनकी अदाएं कुछ बदल जाती है, कुछ ना ये स्टांस ये हो जाता है। अरे भाई, अच्छे भले तुम थे, एक्टिंग नेचुरल करो, ये वो करो। अब यू बिकम कॉन्शियस बिकॉज यू गॉट वेरी गुड एब्स, यू गॉट वेरी गुड बॉडी, गॉट गुड फिजिक, यू वांट टू शो दैट। तो मैं अपने हैसियत से ऐसा सोचता हूँ। लेकिन अब तो बहुत आमिर खान ने पहले जी वजन देखिए, बढ़ाया। वो तो कमाल की बात है, वो तो रोल के लिए की है ना। पहले वजन बढ़ाया, फिर घटा के उसने अपने आप को फिट, और वो रेसलर का रोल है, उसने अपने काम के लिए किया है। ये नहीं कि मैं पहले और आमिर तो खैर पुराने बीज है, वो तो एक्टिंग के। और सलमान ने भी सबने, सलमान ने किया है, शाहरुख ने किया है, अक्षय कुमार देखिए, इज नॉट, ही सो हेल्दी, ही सो फिट। तो जो लोग करते, अभी हाल ही में रणबीर कर रहा है एक फिल्म के लिए, ही इज प्लेइंग सम ऐसा रोल है, तो उसकी बॉडी बिल्डिंग चालू हो। तो मैं नहीं चाहता कि वो भी पहले ऐसे कुछ सैंडो बन जाए।
ऋषि जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनने उन्हें कंट्रोवर्सीज क्रिएट किया आपके नाम को लेकर, उनको लेकर इल्जामात मेरे पास में है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ऋषि कपूर पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मैं अभिनेता हूं, मुझे नेता नहीं बनना, मैं अभिनेता हूं, अभी का नेता हूं। देखिए, अगर नेता नहीं बनना तो मोदी जी लंदन में भाषण करते हैं, उसकी आप बहुत तारीफ करते हैं। मुझे लगता है मोदी जी कहते हैं, बहुत सही कहते हैं। लेकिन आप मोदी जी की तारीफ करेंगे, स्मृति की तारीफ करेंगे, राहुल गांधी की तो कभी तारीफ नहीं करते, वो भी अच्छा बोलते हैं। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं उन्हें ट्वीट करूं, कहूं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं ऋषि कपूर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार ऋषि कपूर पर इल्जाम है कि ये हर बात पर कमेंट करते हैं। अब ऋषि जी, ऐसी बातें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है आप ट्वीट करते हैं, हर रात ट्वीट करते हैं। अब बिहार में शराबबंदी हुई, आप कह रहे हैं मैं बिहार नहीं जाऊंगा। ये मेरा अपना सोचना था कि प्रोहिबिशन दुनिया भर में हर बार फेल हो चुकी है। प्रोहिबिशन से, दबाव से, जिस चीज में आप कहते हो कि ना करो, उससे क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड पैदा होता है, पुलिस उसका नाजायज फायदा उठाती है, गलत शराब बनती है, नशीली चीजें बिकती हैं। जो लोग जिन्हें करना ही है, नशा करना ही है, वो करेंगे ही, वो इलीगली करेंगे। हुआ ये कि जितने तमाम पॉलिटिशियन हैं, पुलिस वाले हैं, गलत लोग हैं, उनका फायदा होगा और क्या होगा, जनता उसमें पिटेगी, वो मरेगी। मैंने वो करना चाहता। लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं बिहार नहीं आऊंगा, जैसे आप रोज बिहार जाते हैं। कोई भी चीज आप कभी कहोगे कंपल्जन में ये ना करो, इंसान की फितरत है, उनकी नेचर में कि नहीं वो ट्राई करेंगे। लेट द डिसीजन बी देयर। वी आर ऑल लिटरेट नेशन नाउ। 2000। चलिए, मैं मान लेता हूं कि ड्रिंकिंग से, शराब से आपका थोड़ा नाता है, आपने कमेंट कर दिया। लेकिन आसाराम बापू, राधे माँ, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़। मैंने क्या गलत कहा यार? मैं तो हर बार कहता हूँ कि आपकी इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, ये इंसान थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। चूंकि आप उन्हें मानते हैं इसलिए वो आपका फायदा उठाते हैं। अब आपने राधे माँ की तस्वीर लगाई, कहा ये बगैर चश्मे के बप्पी लहरी जैसे दिखती है। किसी दिल को ठेस ना पहुंचे या मैं किसी का मैं दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सी गुरुआइन है या गुरु है जो इतने लदी हुई है सोने में। तो मुझे लगा कि बप्पी लेरी की बहन है ये तो ये शायद। अब देखिए, उनकी फॉलोइंग हो सकती है, लोग उनको मानते होंगे। मैं उनसे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं उनके साथ, लेकिन सोचने वाली बात है कि कुछ लोग इन चीज़ों का फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, उनकी वीकनेस, आपकी वीकनेसेस का, और वो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं और वो अपना धंधा पानी चलाते रहते हैं। आपने वो बाबा राम रहीम के बारे में भी कहा कि मैं उनका रोल करने को तैयार हूं, मेरे पर मुकदमा चला के देखो। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे वो एक बार मिले थे, बहुत अच्छी तरह मिले थे, बहुत अच्छे थे। बट अगर मैं करना चाहूँ कोई रोल, और अगर मेरा वो मुझे ऐसा करना पड़े, तो मैं उनसे इंस्पिरेशन तो ले सकता हूँ ना किसी रोल करने के लिए। उनकी नकल करने के लिए ये कीकू शारदा पर केस हो गया था, ये तस्वीर है। ओके। और आपका ट्वीट आपको याद भी नहीं है, रात में किया होगा ये ट्वीट। क्या आपने कहा कि मैं ऐसा रोल करने को तैयार हूं, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। बट इसमें गलत क्या है? मैं कलाकार हूं, और कलाकार क्या इंस्पिरेशन तो सोसाइटी से लेती है ना, हम लोगों से लेगी। मैं अगर कोई लेना चाहता हूं तो अगर करना चाहूं तो गलत क्या है? हाँ, मजाक ना उड़ाया जाए, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अब किसी कलाकार ने मजाक उड़ाया हो या किसी को ठेस पहुंचाई हो, वो गलत बात है। लेकिन अगर आप किसी का रोल करना चाहते हो तो आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं भाई? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपकी तब हुई जब आपने ट्वीट करके कहा कि गांधी परिवार के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर जो बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उन सब के नाम बदल दो। पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरी कोई ऐसी एस्पिरेशन नहीं है कोई पॉलिटिशियन बनने की, या मैंने ये जो कहा है
इसलिए कहा कि रूलिंग पार्टी को प्लीज करने के लिए। कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आप बीजेपी को खुश कर दें। तो मैंने ये थोड़ी कहा मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूं। मैंने जो कहा मैंने सही सोचा और इस बारे में कमेंट किया कि क्या जरूरी है कि हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में जो भी संपत्ति है, जो भी नेशनल एसेट है, वो नाम उनके फैमिली से ही जाना जाए? क्या हमारे मुल्क में ऐसे और कोई एमिनेंट लोग नहीं है जिन्होंने शहर बनाया हो या हमारे मुल्क में बनाया हो? और मैंने बात किसी को इंप्रेस करने के लिए या कोई पद्मा अवार्ड लेने के लिए या कोई राज्यसभा की मेंबरशिप लेने के लिए या पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं की है। एक नागरिक, मैं टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इस कंट्री का हूं, मैंने सिर्फ सवाल उठाया, ये मुद्दा उठाया। मुझे बहुत इज्जत है नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली की। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी साहब, ये सब हमारे काबिल बहुत अच्छे लीडर्स रहे हैं। मैं उनको बहुत उनकी इज्जत करता हूं। कपूर परिवार हर दफा कांग्रेसवादी रह चुके हैं, बट मेरा मुद्दा यह है कि उनकी जो पार्टी है उन्हें खुश करने के लिए वो साइको फ्रेंड्स, क्या हर चीज पे उनके ही नाम से जाना जाएगा? ऋषि जी, वो मैं चाहना चाहता हूं कि 2009 में मुंबई में एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एक ब्रिज बना, बांद्रा वर्ली लिंक ब्रिज बना, 2009 में कमीशन किया और राजीव गांधी साहब का देहांत 1991 में हुआ था, 91। वो 2009 में भी आप उनके नाम से वो आपने रख दिया। वो ब्रिज का नाम JRD टाटा के नाम पे क्यों नहीं है? JRD टाटा का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में? हमारे और भी पॉलिटिशियंस हैं, और भी ऐसे नागरिक हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में, हम उनके नाम से भी रखो, उनके नाम से जाना जाए। दिल्ली शहर में इटसेल्फ, मुझे किसी ने ट्वीट किया था और मुझे फोटोग्राफ भेजी, मेरे पास है मेरे फोन में, 64 ऐसे 64 प्लेसेस नेशनल एसेट्स है दिल्ली शहर में ही, विच इज नोन बाय देयर नेम। अरे एक बहुत होता है यार जानने के लिए, हर स्टेडियम, हर एयरपोर्ट, हर जगह, क्या वही हो? ऋषि जी, कांग्रेस के लोग मैंने किसी के खिलाफ नहीं किया, मैंने कहा कि मुद्दा इसलिए उठाया कि अब आगामी में आगे इसे देखा जाए, थोड़ा कॉन्शियस है कि यार बहुत हो गया इनके नाम पे यार। ऋषि जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये सारे नाम चुनी हुई सरकारों ने रखे थे, आप कौन है? वो कह रहे हैं मैं एक नागरिक हूं इस देश का, मेरा हक है कि मैं इसका आवाज उठाऊं। मुझे इस बात पे कोई डर नहीं है कि अगर ये बात मैं सही सोचता हूं तो मैंने कहा है, यही आपको चौकन्ना करने के लिए कि क्या हर चीज उनके नाम से ही जानी जाएगी? आई डोंट नो, अगर मैं सही कह रहा हूं तो या मैं गलत कह रहा हूं, आई डोंट नो। थैंक यू। कांग्रेस के लोगों का मैं बयान बताता हूं। कांग्रेस ने आपसे पूछा, आपके घर के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, थोड़े पत्थर भी फेंके होंगे। हाँ जी, पथरा हुआ था मेरे घर के सामने। वो पूछ रहे हैं कि ऋषि कपूर होते कौन है? करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे दिन उनकी आवाज बंद कर दी, उनकी आवाज खुद बंद हो गई, वो खुद बोलने लगे। वो कह रहे हैं कि ये सब आप जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। मुझे क्या मिल जाएगा यार? मैं अपने दायरे में बहुत खुश हूं, अपने दायरे में मैं राजा हूं, मैं कलाकार हूं यार, मैं अभिनेता हूं, मुझे नेता नहीं बनना, मैं अभिनेता हूं, अभी का नेता हूं। देखिए, अगर नेता नहीं बनना तो मोदी जी लंदन में भाषण करते हैं, उसकी आप बहुत तारीफ करते हैं। मुझे लगता है मोदी जी कहते हैं, बहुत सही कहते हैं, थोड़ा बहुत उनसे बस यही गुजारिश है कि जो कहते हैं वो करके दिखाएं भी जल्दी से, कि इम्प्लीमेंटेशन हो, वो करे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो ये सरकार अभी है वो कुछ करे। हम जनता, हम वेट कर रहे हैं कि हमारी जो उनके प्रोमिसेस है वो फुलफिल करे। मैं भी बड़े पेशेंटली वेट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि वो करके दिखाएंगे। सिर्फ मोदी जी नहीं, स्मृति ईरानी की भी आपने बहुत तारीफ की। उन्होंने जब पार्लियामेंट में इमोशनल भाषण दिया, आपने उनको लेडी अमिताभ कह दिया। स्मृति के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था और हम शिमला में आउटडोर में थे और उस वक्त उन्हें यूनियन मिनिस्टर का टैग दिया गया, तो वो बन गई आई थिंक ह्यूमन रिसोर्सेज की मिनिस्टर। दोस्ती थी, बट देन वो फिल्म उन्होंने छोड़ दी। स्मृति में क्या था वो ट्वीट पढ़ी? उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था। हाँ, उन्होंने बड़ा इमोशनल एंड बहुत करेजियस भाषण दिया था। वो उसकी वेरासिटी ऑफ ट्रूथ कितनी थी मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कन्विंस कर दिया था कि वो जो कह रही है वो सही कह रही है।
लेकिन आप मोदी जी की तारीफ करेंगे, स्मृति की तारीफ करेंगे, राहुल गांधी की तो कभी तारीफ नहीं करते, वो भी अच्छा बोलते हैं। मुझे राहुल गांधी साहब का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। अब उनको तो कभी ट्वीट नहीं किया आपने उनके स्टाइल के बारे में? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं उन्हें ट्वीट करूं, कहूं। कुछ लोगों ने यह कहा कि आपको दर्द है, इतने साल आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन आपको कभी कांग्रेस की सरकारों ने पद्म अवार्ड नहीं दिया, अब शायद मोदी जी दे दें। अरे जब 44 साल 44 इयर्स काम करते हुए उन्होंने नहीं जाना, तो अब क्या देंगे यार? अब तो लेने का वक्त भी नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि शम्मी कपूर साहब कोरे चले गए। आपने शम्मी कपूर को भी ऑनर नहीं किया। इट इज सैड, क्योंकि हमारे सरकार में ये होता है कि दिल्ली में आपकी अगर कोई पुल हो या आपका कोई आदमी हो तब जाके अवार्ड देते हैं, किसी काबिल आदमी को तो आप देते ही नहीं। लेकिन अब तो आपकी सरकार है ना, लोग कहते हैं आप। मेरी सरकार कहां है? ये तो जनता की सरकार है। मैं बीजेपी के खिलाफ मैंने बात की। ट्विटर पर आपको मोदी जी का भक्त कहते हैं। मैंने कहा कि मैं भक्त जरूर हूं, लेकिन मैं भगवान का भक्त हूं। अब ये भक्त आजकल के जमाने में क्या इसे किस कॉनोटेशन में कहा जा रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन यस, इफ सो बी इट, आई एम। लेकिन ये तो सच है ना कि अमर, अकबर, एंथनी में तीनों ऐसे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, ऋषि कपूर हो, विनोद खन्ना हो, तीनों मोदी जी के साथ। ऐसा हुआ कि बच्चन साहब पे कोई इल्ज़ाम लगे थे, फिर उन्होंने मुझे भी एम्ब्रॉयल कर दिया जब मैंने कहा कुछ, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि दो तो हैं, अब ये विनोद खन्ना साहब को जैसी बात करें तो फिर अमर, अकबर, एंथनी तीनों ही होंगे सरकार। तो ऐसा कुछ मैंने कहा था। लेकिन देखिए जी, मैं जो करता हूं ना मजे के लिए करता हूं, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर गलती से मैंने अगर ठेस पहुंचाई तो मैं आज भी आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरा इरादा, इंटेंशन वो नहीं था। मेरा इरादा, मेरी इंटेंशंस क्लियर है, माय थॉट्स आर वेरी क्लियर, बट चूंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, मजे की बात है, लोग एंजॉय करते हैं। अगर उसमें कुछ आप सच्चाई का बीज उठा सकते हो तो ले लो, अगर आप उसमें कोई सीख सकते हो तो ले लो, अदरवाइज मजे की चीज। ये आदत कहां से पड़ी ट्वीट करने की? अच्छा, इसका दोष आप अनुष्का शर्मा को दीजिए। मैं क्या फिल्म थी वो, पटियाला हाउस की शूटिंग कर रहा था लंदन में, तो नए दिख रहा था, तो मुझे मेंबर बना दिया। तो मुझे आज से 5-6 साल पहले, तो मैं बोला नहीं मेरे बस की बात नहीं है, कौन ये जानेगा। फिर एक शूटिंग कर रहा था तो अभिषेक बच्चन ने मुझे कहा कि अंकल ये यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस, तो बोला चलो करके दिखाओ। तो मैंने बोला तो मैं तो मेंबर बनाऊँ बस। तो आज 1 साल हुआ है मुझे ट्वीट करते हुए, बट आप लोग उसका मजा उठाते हैं या नहीं, या गलत लगता है आपको या क्या? जो विरोध करने वाले वो ये कहते हैं कि रात को जब 2-4 पैग लगा देते हैं तब ऋषि जी ट्वीट करते हैं। चूंकि सच्चाई से उनको डर लगता है, उनके मन में कोई पाप है, तो ये उन्हें और कोई मिलता नहीं, तो ये बोलते हैं रात को 2-4 लगाने के बाद ये बात करते हैं। मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ, इन द सेंस अपने हिसाब से कहता हूँ। आई हैव राइट टू माय ओपिनियन, ये डेमोक्रेसी है, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आई डू नॉट मीन एनीथिंग ऑफेंसिव, मैं आपको दिल का ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन आइए जनता से पूछते हैं जो लोग इस बारे में जान। सर, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी सर कि अगर आपके नाम से कोई नेशनल एसेट नहीं बनता है तो ये हमारे लिए ही बहुत बुरी बात होगी। देश को बहुत, मतलब ये तो गौरव की बात होगी कि अगर आपका नाम कहीं पर आता है, लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है सर, आप 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं सर, आपका नाम हमारे दिलों पे छपा हुआ है। ऐसा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे नाम से कोई चीज जानी जाए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियंस रहे हैं, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अपनी जान, भगत सिंह, कितने लोगों ने अपनी जान पे खेल के हमारे मुल्क को बनाया है। आपके नाम से बनाया है ऋषि कपूर शौचालय। ये हाँ जी, मुझे किसी ने कहा था बनाया गया है जी, और फिर उसका जवाब किसी और ने बना के मेरे नाम पे दे दिया कि शौचालय में क्या किया जाए उसका।
सर मेरी सिर्फ आपत्ति ये है कि ये बोलने की क्या जरूरत थी कि सब बाप का माल समझ रखा है क्या ये वो, आप सिर्फ अपनी बात शॉर्ट में बोल सकते थे, सबको अच्छी लगती। तो सर इसका मुझे थोड़ा दुख है और ये सर तो आपके दुख में मैं बड़ा शरीक हूँ। उनको आपकी बात से शिकायत नहीं, आपके अंदाजे बयां से शिकायत है। वही मैं अब मुझे बात समझ में आई तो मैंने कहा आपके दुख में शरीक हूँ। नहीं, जैसे ज्यादातर बीवियों की ही घर में चलती है, तो मैं जानना चाहती हूँ नीतू जी की ज्यादा चलती है कि आपकी? हालात से लगता नहीं क्या किसकी चलती होगी। अगर उनकी चलती होती तो ये ट्वीट करना बंद कर चुके होते आप। सही कहा आपने, मेरे बड़े झगड़े होते हैं। अब तो मैंने वाटर डाउन कर दिया अपने आप को। इतनी कलरफुल जिंदगी आपकी है, कंट्रोवर्सीज हैं, रोमांस है, एक्टिंग है, हीरो वर्शिप है, तो ये सब लिख दीजिए किताब। पिछले 2 साल से ये कोशिश में है हम कि एक जो मेरी जिंदगी रही है उसे डॉक्यूमेंट करते हुए ख़त्म की जाए वो किताब, लेकिन वो चली आ रही है। मैं दोषी हूँ इस बात का कि मैंने जो मेरी बायोग्राफी लिखी जा रही है वो अभी हाल ही में लास्ट लेग पे है या लास्ट एंड पे है। तो जब बात उठाए तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं कि इस बायोग्राफी का नाम क्या रखा जाए, तो मेरे से ही ये एक सजेशन आई थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए और कुछ लोगों को पसंद आए। लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड नाम रखते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे ही एक गाने से अगर किताब को नाम दिया जाए कि मेरी बायोग्राफी को जाना जाए, जिसका नाम हो खुल्लम खुल्ला। देखिए मेरी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोवर्सीज तो हुई नहीं है, ये छोड़ के जो आप लोगों ने बात की, तो रजब बाबू ने तो ये सब कुछ खुलासा कर ही दिया है आज की तारीख में, लेकिन जो उन्हें नहीं मालूम वो शायद उस बुक में हो। तो उम्मीद करते हैं कि खुल्लम खुल्ला में सब कुछ आप खुलकर बताएंगे, जैसे आज आपने खुलकर बताया। उम्मीद है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज नफीस अली का फैसला आज के मुकदमे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार ऋषि कपूर पर। उनसे पूछा उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में, हमने उनसे पूछा उनके फिल्म की जिंदगी के बारे में, और उन्होंने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। और खुल्लम खुल्ला उनकी किताब आने वाली है जिसमें और जवाब दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है आपकी अदालत में आज की जज नफीस अली के फैसले का। कोर्ट का सुनवाई, और आप रजत जी ने जिस तरीका से क्लास लिया चिंटू का, मुझे अच्छा इसलिए है क्योंकि इनके बात सुनने में बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग सब, देश को भी, सिनेमा का बारे में। मगर मेरे हिसाब से आपने कहा कि आपका कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है, मगर आपका ट्वीट के तरीका से दूसरे लोगों का फायदा होता है या उठाते हैं आपके ऊपर, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जैसे आपने एक रेफरेंस दिया, हर चीज़ गांधी परिवार के लिए क्यों होते हैं इन नेम। जब पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में थे कांग्रेस, तब आप ये बात नहीं कहा। अब जो पार्टी पावर में है उसका अभी मुझे कहने दीजिए, मुझे आपको इसका जवाब दे सकता हूँ मैं। हाँ जरूर। लोग बहुत लोगों ने पूछा है जरूर मैं दूं। हाँ। हुआ ये कि जब मैं शाम को देख रहा था कि दिल्ली के एक अकबर रोड को महाराणा प्रताप रोड जाना चाहे, तो तब मेरे बात में ये उत्पन्न हुई कि मैं ये क्यों नहीं कहूँ कि जितने जो हर जैसे मैंने कहा नेशनल एसेट पे एक नाम ही दिया जा रहा है, वो क्यों नहीं है। अगर ये उस वक्त होता तो मैं उस वक्त कहता, अगर उस वक्त वो रोड के नाम अभी क्यों हो रहा है, तो वही कह रहा हूँ ना, हुआ इसी वक्त। टाइमिंग गलत हो गई। नहीं, पॉलिटिकल खेल होता है ऋषि। यू हैव बहुत केयरफुली से आप ट्वीट करिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है, आप आइकॉन है, आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं और मैसेज बढ़िया सा दे सकते हैं, और इसका फायदा जनरेशंस को मिल पाएंगे। आई थिंक ये अदालत इस वक्त खुल्ला खुल्लम में जो आपने सब कुछ कहा, अब बुक के लिए वेट करेंगे, देश बुक के लिए वेट करेंगे, और कोर्ट को भी इजाजत दे कि हम लोग सब मिलके ये पढ़े और आपको और बेटर समझे। थैंक यू।
इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि ऋषि कपूर इसी तरह से खुले दिल से अपनी बातें करते रहेंगे, दुनिया को एंटरटेन करते रहेंगे, लोगों का दिल जीतते रहेंगे, जनता के दिलों पर राज करते रहेंगे, बहुत सालों तक काम करें, इस दुआ के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।